हेलो एवरीवन। आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम का पूरा मीनिंग जानने वाले हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में आपको जो इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किए हैं उनकी भी लिस्ट के साथ आपको डिटेल बताऊंगा कि कहां कहां पे यूज किया है और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए बिगिन करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसी पोएम है जिसमें कि नेचर के हीलिंग पावर को दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो नेचर है उसमें अमेजिंग हीलिंग पावर्स है। वो कुछ भी ठीक कर सकता है। कोई भी पेन हो किसी इंसान के लाइफ में, कैसा भी दुख दर्द कुछ भी हो, सबको वो शून्य बना सकता है। तो यही चीज है कि इसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी हुई है। Let's begin. Let's start reading and understanding it. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब यहाँ पोएट कहते हैं कि एक दिन ऐसा चल रहा था कि उनका कुछ मूड ठीक नहीं था और फिर क्या हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे थे और वो पेड़ कौन सा था भाई? हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है। तो उस हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा था और जिस तरीके से एक कौवे ने, एक क्रो ने क्या किया, शुक डाउन किया, हिलाया किसको? जो स्नो के पार्टिकल्स थे। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ है स्नो के जो पार्टिकल्स थे, जो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उसको जो गिराया। जब उसने उस पेड़ पे थोड़ा सा मूवमेंट कॉज किया तो वो क्या हुआ, वो जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिरा। इससे क्या हुआ, इस तरीके से जो क्रो ने पोएट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिराया, जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया, तो उससे क्या हो गया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने क्या किया कि पोएट के हार्ट को क्या किया है, एक चेंज कर दिया। उसका जो मूड था, उनके दिल का जो मूड था वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और उसने क्या किया, एक दिन जो पोएट का पूरा उन्होंने रूड कर दिया था, यानी पछतावे में सिर्फ बर्बाद कर दिया था, उस दिन का बाकी का हिस्सा जो है उसको क्या कर दिया, उस कौवे ने बचा लिया। तो यहां अब हम, ये तो खैर लाइन बाय लाइन मीनिंग की बात थी जो मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी आती है पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज किए हैं पोएट ने, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो आप देख रहे हैं, इन्वर्जन है। इन्वर्जन यूज किया है स्टेंजा 1 में। अब स्टेंजा 1 में कैसे इन्वर्जन है, तो वो देखिए, इन्वर्जन होता है जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब, जिसे आप एक वेल अरेंज मैनर में लिखते हैं, इसको आप उलट पुलट कर दें ताकि वो पोएम जैसा साउंड करे। उसके लिए जब हम ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं कि वर्ड्स का ऑर्डर बदलना पड़े, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। और यही इन्वर्जन आप देख रहे हैं यहां पे आपको दिखाई देगा। जो स्टेंजा 1 आप देख रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब देखिए, एक्चुअल अगर आप देखें तो क्रो ने, क्रो सब्जेक्ट है भाई, तो क्रो को पहले रखते, तो इस तरह से उन्होंने उल्टा पुल्टा किया है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी इस तरह से लिखते, लेकिन नहीं, उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया फर्स्ट स्टेंजा को। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो क्या है, इन्वर्जन यूज हुआ है। और दूसरी पोएटिक डिवाइस जो आप देख रहे हैं वो यूज हुई है, वो है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं जब रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड हो रहा है सेम लाइन में, किसी भी एक लाइन में। जैसे ये लाइन है, आप देखिए स्टेंजा 1 लाइन 2 की बात कर रहे हैं, तो शुक डाउन ऑन मी। अब आप इसमें देखिए, डाउन ऑन, तो इसमें ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये एसोनेंस है। डाउन में भी ओ का साउंड है, ऑन है वो भी आपका
ओ का साउंड है, तो इसीलिए ये रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड है जिसको कि एसोनेंस कहते हैं, जो यहां पे आपको इस लाइन में दिख रहा है, डाउन, ऑन, इनमें। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो यूज किया गया है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट होता है जब आप देखेंगे कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन को, मतलब दूसरी लाइन में आ जाए पोएट, सेंटेंस को कंटिन्यू कर दें विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, इसको कहते हैं इंजैबमेंट। पंक्चुएशन मार्क का नहीं होना इंजैबमेंट कहलाता है। जैसे आप देखिए इस पूरे के पूरे इसमें आप देखिए एक ही बार पंक्चुएशन मार्क लगाया लास्ट में, बाकी सारा पंक्चुएशन मार्क इन्होंने क्या किया है, मिस कर दिया। इसीलिए जो पूरा पोएम है, पूरे पोएम में इंजैबमेंट यूज किया गया है। चौथा जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। अब भाई एलिट्रेशन होता क्या है कि एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब कभी एक ही लाइन में दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हो। यहां ध्यान रखिएगा कि मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं या वॉवेल साउंड। एसोनेंस जैसे था वॉवेल साउंड का रिपीटिशन, लेटर का रिपीटिशन नहीं है, ये साउंड का रिपीटिशन है। तो साउंड और लेटर अलग अलग होते हैं। एलिट्रेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन। तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशन जैसे आप स्टेंजा 2 लाइन 1 आप यहां जरा देखिए, द वे, सॉरी ये है हैज गिवन माई हार्ट। अब देखिए इसमें अगर आप देखिएगा हैज गिवन माई हार्ट, तो इसमें आप कॉन्सोनेंट साउंड जो है एच, ह का, ह यहां पे भी ह है, तो ह का साउंड दो बार रिपीट हुआ एक ही लाइन में, तो इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। फिर आप स्टेंजा 2 लाइन 3 में भी देखिए, थर्ड वाली लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे आप देखिए स का साउंड इसमें है, इसमें भी स का साउंड है, तो स साउंड जो है रिपीट हुआ ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद फिफ्थ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इमेजरी। इमेजरी जैसा नाम से ही क्लियर है कि भाई वो एक टाइप का इमेज क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में। तो इमेजरी यहाँ पे स्टेंजा 1 में जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा स्टेंजा ही आपके दिमाग में एक इमेज लेके आता है कि कैसा इमेज, कि भाई विंटर का टाइम है, हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे पोएट खड़ा है, तो ऐसा जो इमेज क्रिएट कर दे रीडर के माइंड में, तो उसको कहते हैं हम इमेजरी। यहाँ पे ये जो है इस फर्स्ट स्टेंजा में इमेजरी का यूज किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई है कि पोएट मतलब पोएट ने कैसी कैसी पोएटिक डिवाइसेस उसमें यूज की हैं। अब साथ में आपको राइमिंग स्कीम पे अगर चलते चलते आपको बता दें तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम इस पोएम की ए बी है। अब भाई राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, तो लास्ट का जो वर्ड है ना उसका वॉवल साउंड देखना है आपको। जैसे ये क्रो है, क्रो है, तो इसका ये क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका ए, इसको रखिए ए, क्यों, क्योंकि ये ओ है, तो पहला वाला आपने ले लिया साउंड कौन सा, क्रो, तो ओ का साउंड है, तो ए ले लिया इसको। उसके बाद वाला जो साउंड आएगा अगर बदल जाएगा तो अगला वाला को बी करेंगे। देखिए इसमें आया मी, तो ई का साउंड आया, ओ ई, तो इसको करिए ए, इसको रख लिया, अब अगले वाले को क्या रखेंगे, बी, तो ए बी हुआ। अब देखिए डस्ट ऑफ स्नो, तो फिर से ओ आ गया, स्नो कौन सा वॉवेल साउंड है, ओ, तो भाई क्रो यहाँ पे था, यहाँ भी ओ था, यहाँ भी ओ था, तो यानी ए बी, फिर से ए साउंड आया, जो यहाँ ओ का साउंड था यहाँ पे भी ओ का साउंड है, तो यानी ए वापस आ गया, ए बी ए। अब यहाँ देखिए ट्री है, ट्री में कौन सा आया, ई, तो यानी यहाँ पे भी ई साउंड था और यहाँ भी ई साउंड है, तो बी फिर से आ गया, तो ए बी, इसी तरह से इसका राइमिंग स्कीम है। आई होप आप समझ गए कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन यूज हुई हैं, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया और राइमिंग स्कीम भी आपको समझा दिया गया। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हाँ अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज do subscribe our channel and press the bell icon to stay notified about all such future uploads. Soon we will be bringing the explanation of the second poem as well. Thank you for watching. Have a great evening to you.